यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिविल विथ आकाश के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी एस्पिरेंट के लिए यानी कि जो भी 2026 में स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका मेन एजेंडा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट को प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्वेंशियल मैनर में कवर कराने का। अभी तक हमने जो पेनिनसुलर इंडियन प्लेट्यूज तक की सीरीज है इसको हमने समझ लिया था, यानी कि पेनिनसुलर इंडियन प्लेट्यू में कौन कौन से ऐसे प्लेट्यूज हैं जो कि आपके लिए आवश्यक हैं और साथ में जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमने कल दक्कन प्लेट्यू के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने दंडकारण्य प्लेट्यू के बारे में समझा था, मालवा प्लेट्यू के बारे में डिस्कशन हुआ था, एज वेल एज छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज की इस क्लास में हम पेनिनसुलर इंडियन माउंटेन्स पर डिस्कस करने वाले हैं। और याद रखिएगा कि पेनिनसुलर इंडिया से जो क्वेश्चन, पेनिनसुलर इंडिया टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं ये थोड़े से डायमेंशिव होते हैं, बिकॉज कि पेनिनसुलर इंडिया खुद में बहुत ज्यादा डायमेंशिव सब्जेक्ट है या फिर डायमेंशिव टॉपिक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप पेनिनसुलर इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सिक्वेंशियल मैनर में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर मल्टीपल टाइप के जो मेटलिक मिनरल्स हैं ये भी मिलते हैं। और मेटलिक मिनरल्स मिलने के कारण आप देखोगे कि यहाँ के कई एरिया में, जैसे कि जो झारखंड वाला एरिया है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। और यदि आप कर्नाटका में आएंगे तो यहाँ पर भी मेटलिक मिनरल की जो प्रेजेंस है ये आपको दिखाई देती है। और यही कारण है कि यहाँ पर भी आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर देखने के लिए मिलेगा। एज वेल एज यदि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर का टाइप बदल देते हैं, जैसे कि यदि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो ये गुजरात और महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगी। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि इसका मेन रीजन क्या है। और मेन रीजन पर यदि हम आए तो मेनली जो दक्कन प्लेट्यू है उसका जो लोकेशन है यहां पर मेनली मायने रखती है। सो आप मेरी बात समझिएगा कि ये जितने भी वीडियोस हैं इनको आप 2 या 3 बार जरूर देखें ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये डेवलप हो सके और साथ में आप इस सब्जेक्ट में उतर सकें। जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा उनको ये मालूम होगा कि भाई ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इससे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में अपना अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। दैट इज वाई इस सब्जेक्ट को कोर पॉइंट समझकर आप प्रिपेयर करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि ये अकेला सब्जेक्ट 100 में से 30 to 35% पोर्शन कवर कर देता है। यदि ये 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, दैट मींस ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, तो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं ये काफी हद तक बढ़ जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा जो फर्दर सब्जेक्ट हैं ये भी सिविल विथ आकाश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कवर कराए गए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। जैसे कि पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये भी कवर हुआ है, आप इसकी सीरीज भी देख सकते हैं। सीरीज का नाम है एक्स्ट्रा एज। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आगे बढ़ें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई, कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देखते हैं इसका नाम है चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिसको आप नाम देते हैं सिविल्स विथ आकाश। और सेम नाम से आपको हमारा टेलीग्राम हैंडल भी देखने के लिए मिलेगा, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आगामी तमाम प्रकार की जो अपडेट्स हैं ये आपको टाइमली मिल सकें। और यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना हो और मुझसे ज्वाइन होना हो तो आप ज्वाइन हो सकते हैं अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, इट्स माय ओन टेलीग्राम हैंडल, आप यहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए साथ में समझिएगा कि चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के जो बैचेस हैं ये स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिनका माध्यम यानी कि मीडियम ये हिंदी भी है और साथ में इंग्लिश भी है। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और साथ में ये ऑफलाइन भी आपको अवेलेबल देखने के लिए मिलेंगे। जिस भी बैच को आपको ज्वाइन करना है या फिर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं 8264199959, ये दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर। जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारी काउंसलिंग टीम आपको पूरा जो गाइडेंस है ये प्रोवाइड करेगी। साथ में एक और बात याद रखें कि एक्चुअली में यहाँ पर आप सभी के लिए फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है। यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, डिलेमा होता है, या फिर आप अपना मोटिवेशन थोड़ा सा नीचे पाते हैं, डाउनफॉल में पाते हैं, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कांटेक्ट करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। उस समय जो भी अवेलेबल फैकल्टी होंगे ये आपको गाइडेंस जरूर देंगे। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा,
यदि कल की क्लास आपने अटेंड की हो तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में पेनिनसुलर इंडिया क्या है, पेनिनसुलर इंडियन प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और साथ में पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन से प्लेट्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर हमने दक्कन प्लेट्यू के बारे में डिस्कस किया था कि भाई दक्कन प्लेट्यू का ही जो एक्सटेंशन है ये अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिया जाता है इसको, जैसे कि लाइक मालवा, एक आता है मेवाड़, ऑल्सो नोन एज मारवाड़। यहीं पर आप देखोगे कि दंडकारण्य प्लेट्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, दंडकारण्य प्लेट्यू। यहीं पर आप देखोगे कि भाई कर्नाटका प्लेट्यू देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको रोलिंग टोपोग्राफी दिखाई देती है। इसके अलावा जब आप और आगे जाते हैं तो इसका टाइप चेंज हो गया है, बट इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ दक्कन प्लेट्यू, जिसको आज प्रेजेंट टाइम में आप रायलसीमा या फिर इसको नाम दिया जाता है किसका, तेलंगाना प्लेट्यू का, ठीक है, ऑल्सो नोन एज तेलंगाना प्लेट्यू। तो तेलंगाना प्लेट्यू हो, आंध्रा प्लेट्यू हो, रायलसीमा हो, ये तमाम प्रकार के जो एरिया है इस सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में आपको लोकेट देखने के लिए मिलेंगे। दे ऑल आर एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर इंडियन प्लेट्यू में जो दक्कन प्लेट्यू है उसका। यहां पर कुछ और प्लेट्यूज के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि लाइक यहां पर बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये कुछ नेशनली इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में इनकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ आपको मालूम है कि यदि आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस में जो चीजें हैं ये थोड़ी सी जूम इन हो जाती हैं और यहां पर आपको फिर उसको अच्छे से पढ़ना होता है। सो यदि आप मेरी क्लास एमपीपीएससी के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए फिर बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये तमाम प्रकार के जो अदर सेक्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसी के बाद हमने छोटा नागौर प्लेट्यू को समझा था, मालदा गैप का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसके बारे में जाना था, और बेसिकली छोटा नागौर प्लेट्यू में जो राजमहल हिल है इन्हीं का जो एक्सटेंशन है मेघालय प्लेट्यू, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम पेनिनसुलर इंडिया में जो सेकेंड जियोलॉजिकल बैकबोन है इसकी, जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडियन माउंटेन, इनके बारे में हम देखेंगे। अब ये पेनिनसुलर इंडियन माउंटेन्स को जब आप स्टडी करोगे तो यहां पर बेसिकली दो टाइप्स के जो माउंटेन्स है ये आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें पहला आता है रेसिडियल माउंटेन और जो सेकंड आपको देखने के लिए मिलता है ये है क्या, ब्लॉक माउंटेन। यदि इनको भी मैं थोड़ा सा और ओवरलैप करूं या फिर और थोड़ा सा ओपन करूं तो याद रखिएगा इनको नॉर्मली कहा जाता है टेक्टोनिक माउंटेन, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है दैट पेनिनसुलर प्लेट्यू इज डिफाइंड बाय एंशिएंट अपलिफ्टेड ब्लॉक एंड इरोडेड रिमेन्स। क्या मतलब है इसका कि भाई पेनिनसुलर इंडियन माउंटेन्स में जब आप देखोगे तो एक तो आपको दिखाई देगा ब्लॉक माउंटेन वाला सेक्शन, एंड एक आपको देखने के लिए मिलेगा एक ऐसा माउंटेन जो कि बहुत ज्यादा इरोजन की जो प्रोसेस है इससे गुजरा है। इरोजन की प्रोसेस की यदि हम बात करें तो इसका सीधा सादा सा जो एग्जांपल है ये आता है, एक है अरावली और एक आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज कॉल्ड सतपुरा माउंटेन वाला सेक्शन। बात समझने की कोशिश करिएगा। सेकंड जो आ रहा है यह है टेक्टोनिक माउंटेन। अरावली माउंटेन इज ऑल्सो अ टेक्टोनिक माउंटेन। सतपुरा माउंटेन ये टेक्टोनिक माउंटेन नहीं है, एक्चुअली में इसको हम ब्लॉक माउंटेन की संज्ञा देते हैं। टेक्टोनिक माउंटेन का मतलब आप सिंपल सी बात याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार की टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म माउंटेन को एक्चुअली नाम दिया जाता है टेक्टोनिक माउंटेन का, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए ब्लॉक माउंटेन की हम बात कर रहे हैं तो ब्लॉक माउंटेन की डेफिनेशन होती है ये, यानी कि जो प्रोसेस है ये इस प्रकार से होती है। आपने यदि मान लीजिए पेनिनसुलर इंडिया में कभी, हाँ कल ही मैंने बताया था कि जब आप पेनिनसुलर इंडियन प्लेट्यू को देखते हैं या फिर पेनिनसुलर इंडिया को देखते हैं तो इसका जो स्लोप है ये ईस्टवर्ड है, दैट मींस बे ऑफ बंगाल की ओर है, और दैट इज व्हाई पेनिनसुलर इंडिया में जितनी भी रिवर्स फ्लो हो रही हैं वो अपना आधे से ज्यादा पानी यानी कि लगभग 70 to 80% रिवर्स जा रही हैं और अपना पूरा पूरा पानी मर्ज कर रही हैं कहां पर, बे ऑफ बंगाल में, बिकॉज ऑफ स्लोप। डायरेक्शन बे ऑफ बंगाल की ओर है, और ये डायरेक्शन बे ऑफ बंगाल की ओर क्यों है, क्योंकि जब दक्कन प्लेट्यू को आप देखते हैं और साथ में जब आप वेस्टर्न घाट माउंटेन के देखते हैं तो वेस्टर्न घाट माउंटेन कंपैरेटिवली ऊंचा है, दक्कन प्लेट्यू कंपैरेटिवली हाइटेड है, और इसीलिए नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल स्लोप आपको ईस्टवर्ड देखने के लिए मिलेगा, बे ऑफ बंगाल की ओर देखने के लिए मिलेगा। बट यदि आप दो रिवर्स की बात करें, एक है हमारी नर्मदा एंड देन एक आपको दिखाई देती है तापी रिवर, नर्मदा एंड तापी रिवर। इन दोनों रिवर्स की जब आप बात करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई एक्चुअली में ये नॉर्मल स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, और नॉर्मल स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने का मतलब ये हुआ कि भाई ये गल्फ ऑफ खंबत, दैट मींस जो कि एक्सटेंशन है अरेबियन सी का, वहां पर जाकर ये अपना जो वाटर है ये फ्लो कर रही है।
बात समझो कि इसी प्रोसेस के कारण एक्चुअली में ना इन्होंने एक माउंटेन का फॉर्मेशन किया है और इसको नाम दिया जाता है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, कई दफा इसको हॉस्ट माउंटेन भी कह दिया जाता है। इसका मैं जो डाउट है ये क्लियर कर रहा हूं। याद रखो कि एक्चुअली में ये जो पूरा पूरा एरिया है ये पहले एक सिमेट्रिक फॉर्म में हुआ करता था। इसको कहा जाता था पैरेलल फॉल्ट। क्या कहा जाता था? पैरेलल फॉल्ट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब रिवर्स यहां से फ्लो हुई यानी कि नर्मदा और तापी, तो इन्होंने अपनी रिवर वैली को थोड़ा सा गहरा करना चालू किया। आपको मालूम है कि ये दो प्रकार से इरोजन करती है, एक है वर्टिकल और एक आता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इरोजन में ये अपनी रिवर वैली को गहरा करती है और हॉरिजॉन्टल में ये अपनी रिवर वैली को बहुत ज्यादा ब्रॉड करती है, चौड़ा करती है। समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में इसकी रिवर वैली फॉर्म होने के कारण एक्चुअली में मिडिल वाले पार्ट में आपको एक माउंटेन का फॉर्मेशन दिखा। यहां पर किसी प्रकार की टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई फर्दर एक्टिविटी नहीं हुई। बट याद रखना कि रिवर फ्लो के कारण रिवर ने जब वर्टिकल इरोजन किया तो मिड वाले पार्ट में, अब दोनों साइड रिवर है, मिड वाला पार्ट आपको कुछ माउंटेन के फॉर्म में देखने के लिए मिलने लगा। और इसीलिए कहा जाता है कि ये है हमारा क्या, ब्लॉक माउंटेन या फिर अपलिफ्टेड जो ब्लॉक है इसको नाम दिया जाता है कई बार हॉस्ट माउंटेन वाला एरिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया में याद रखिएगा सतपुड़ा एंड विंध्यन माउंटेन है, जिसके बारे में मैं अभी आगे बताने वाला हूं। ये सतपुड़ा एंड विंध्यन माउंटेन इसका एक एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये हुई रिफ्ट वैली, इनको कहा जाता है ग्रेबन, जो कि डाउनवर्डेड पार्ट है यानी कि जो नीचे की ओर गया है, और जो अपवर्ड की ओर मूव किया है इसको कहा जाता है हॉस्ट, दैट मींस अपलिफ्टेड ब्लॉक। दूसरी बात है कि आपने नाम सुना होगा अरावली माउंटेन का, और अरावली माउंटेन का जब आप नाम सुनते हैं तो आपने एक सिंपल सी बात इसमें देखी होगी कि इट्स अ रेसिडियल माउंटेन। सुना है इसके बारे में कि एक प्रकार का रेसिडियल माउंटेन है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि याद रखो कि हर एक लैंडफॉर्म, आप किसी भी लैंडफॉर्म को देखोगे तो इस लैंडफॉर्म की कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक, या फिर यूं कहा जाए कि कुछ स्टेज होती हैं। स्टेज से मेरा क्या मतलब है? स्टेज से मेरा मतलब है कि भाई इसकी जो स्टार्टिंग फेस रहा होगा ये एक यंग लैंडफॉर्म रहा होगा, यंग के बाद ये मैच्योर लैंडफॉर्म बना होगा, मैच्योर के बाद अब जब आप देखोगे तो लास्ट में ये एक ओल्ड या फिर ये यूं कहा जाए कि एक एंशिएंट लैंड फॉर्म में चेंज हुआ होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली में अरावली माउंटेन टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना होगा, और उसके कारण याद रखो कि इसकी जो हाइट है ये पहले जैसे आज हिमालय की हाइट इंक्रीज हो रही है वैसे ही इसकी भी हाइट एक समय पर इंक्रीज हो रही होगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इसने अपना डेवलपमेंट करना कम किया या फिर जब इसने अपनी हाइट बढ़ाना कम किया, इसने अपना जो स्वरूप है इसको, या फिर जब इसने अपना इवोल्यूशन कम किया, तो हुआ ये कि ये स्थिर हुआ, ठीक, स्टेबल हुआ। स्टेबल होने के बाद यहां पर जो वेदरिंग फिनोमिनन आपको देखने के लिए मिलते थे, जैसे कि लाइक यहां पर फ्लो होने वाली जो विंड थी, यहां से निकलने वाली जो रिवर्स थी, यहां पर होने वाला जो रेनफॉल था, इसके कारण इसमें इरोजन और डेन्यूडेशन की जो प्रोसेस है ये चालू हुई। अब इसमें कुछ नयापन तो आ नहीं रहा था, बट इरोजन और डेन्यूडेशन के कारण एक्चुअली में इससे छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स थे ये अलग होते गए। ये मिलियंस ऑफ ईयर की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई एक डिकेड में हो गया हो, एक दो डिकेड में आपको ये सब देखने के लिए मिल गया हो। आज जिस अरावली माउंटेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली में इसकी जो पीक्स हैं 90% जो पीक्स हैं ये गायब हो चुकी हैं, और अरावली को एक्चुअली में कंजर्व करने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जो डिसीजन है ये पेंडिंग है। ये आज की बात नहीं है, आज का टॉपिक नहीं है, आज तो हम इसको देख रहे हैं। एक्चुअली में मिलियंस ऑफ ईयर से ये जो अरावली है ये इरोजनेट हो रहा है, इसमें डेन्यूडेशन हो रहा है, और मिलियंस ऑफ ईयर की प्रोसेस का आज रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है कि अरावली इज अ रेसिडुअल माउंटेन। गेटिंग माय पॉइंट? तो याद रखिएगा कि एक्चुअली में जिस एरिया में वेदरिंग हो रही है, यानी कि वो माउंटेन जो कि वेदरिंग फिनोमिना से बहुत ज्यादा ग्रसित है, इसमें आता है हमारा अरावली माउंटेन। यानी कि पहले कुछ ऐसा रहा होगा, आप जब इसको डाउनलोड करेंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल से तो आपको ये मिल जाएगा। अब ये कुछ ऐसा है, यानी कि पहले शॉकिंगली ये अरावली हिमालय से भी हाइटेड था। बात समझ रहे हैं? और आज ये आपको शिवालिक जितना दिखाई देता है, इवन शिवालिक से भी नीचे। कितनी शॉकिंग बात है कि हमने इसको कितना इरोजनेट कर दिया है। एक तो हमने यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज ने, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का नाम देते हैं, उसने, और दूसरी बात है कि नेचर ने, यानी कि नेचर ने भी इसके साथ गलत किया और हमने तो किया ही है। हमने कैसे किया? तो अभी आप देखोगे
यानी कि देख ही रहे हो कि भाई जो मेटलिक मिनरल है इनकी इलीगल माइनिंग हो रही है। यहां पर मेटलिक मिनरल की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर पाए जाने वाले जो मल्टीपल टाइप के जो स्टोन्स हैं इनकी भी इलीगल माइनिंग की जा रही है, और उसको लेकर उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन है ये पेंडिंग है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर मैंने वही लिख दिया है। जब आप इसको देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि मोस्ट हिल्स इन द पेनिनसुलर रीजन आर नॉट न्यूली फॉर्म, दे आर रिलिक्ट टाइप, यानी कि ये रेसिडियल हिल्स के फॉर्म में आपको दिखाई देती हैं। यहां पर वेदरिंग के बारे में बताया है, दे आर द वेदर्ड रेमनेंट्स ऑफ माउंटेन्स एंड होस्ट फ्रॉम hundreds of millions of year ago which now separate the plateaus and river valleys। बात समझे? यानी कि आज प्रेजेंट टाइम में ये प्लेट्यूज और साथ में रिवर वैली से सेपरेट हो गई। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली में एक एक माउंटेन के बारे में। यहां पर यदि आप देखोगे तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना चालू किया है अरावली माउंटेन से, जिसके बारे में इतनी देर से मैं बता रहा हूं। याद रखो कि यदि आप अरावली माउंटेन की बात करोगे तो इस मैप के अकॉर्डिंगली समझ रहे हैं, फिर मैं उसको पढ़ दूंगा भाई, ये आपकी सुविधा के लिए। याद रखिएगा कि यदि बात की जाए अरावली माउंटेन की तो इसका एक्सटेंशन एक्चुअली में गुजरात से स्टार्ट होता है, यानी कि गुजरात में एक प्लेस मिलेगी बाय द नेम ऑफ पालनपुर, यहां पर है, और यहां से लेकर ये दिल्ली तक आपको विस्तृत देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इसका एक्सटेंशन है गुजरात टू दिल्ली। दिल्ली के पास इसको नाम दिया जाता है मजनू का टीला, ऑल्सो नोन एज दिल्ली रिज। बात की जाए दिल्ली रिज की तो इसी को आपने ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन में एक्सेप्शन के फॉर्म में पढ़ा था कि एक्चुअली में ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन की जो हाइट है ये आपको जनरली, यानी कि जो इसका एलिवेशन है ये जनरली उतना ज्यादा आपको दिखाई नहीं देता है, बट जब आप देखेंगे दिल्ली रेस के आसपास के एरिया में, यानी कि हरियाणा के अंबाला से लेकर यूपी के सहारनपुर तक का जो एरिया है वहां पर, तो आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअली में ये यहां पर इसकी जो हाइट है ये 100 मीटर इंक्रीज हो जाती है। वाई? क्यों हो जाती है? क्योंकि ये अरावली माउंटेन का एक्सटेंशन है। साथ में याद रखिएगा कि अरावली माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है ये आपको देखने के लिए मिलेगी गुरु शिखर। ये आता है माउंट आबू के आसपास के एरिया में। जिस स्टेट में ये स्थित है उसका नाम है राजस्थान। साथ में याद रखिएगा कि एक्चुअली ये दो पार्ट्स को बहुत ज्यादा सेपरेट करता है। जैसे अरावली की यदि आप बात कर रहे हैं, इसके वेस्टर्न पार्ट में आपको लोकेट मिलता है मारवाड़, या फिर एक तो हो गया मारवाड़ प्लेट्यू, या फिर इसी को कहा जाता है मेवाड़ प्लेट्यू भी। और ईस्ट में आप देखोगे कि आपको दिखाई देता है जो मारुस्थली वाला रीजन है वो, यानी कि मारुस्थली और साथ में मारवाड़ प्लेट्यू, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में याद रखिएगा कि जब आप मारुस्थली की बात करते हैं तो यहां पर एक नेशनल पार्क है जिसको आपको याद रखना है, नाम दिया जाता है इसको डेजर्ट नेशनल पार्क। और डेजर्ट नेशनल पार्क की जो नियरेस्ट सिटी दिखेगी ये जैसलमेर दिखाई देती है। यहीं पर अरावली के आसपास के रीजन में आपको एक रिवर के बारे में याद रखना है जिसको नाम दिया जाता है लूनी रिवर। लूनी रिवर इज अ लार्जेस्ट रिवर या फिर लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑन दी इंडिया। बात समझे? इसके अलावा इनलैंड रिवर और कोई नहीं है। यदि आप इंडिया में सबसे पुराने माउंटेन की बात करते हैं तो यही जो अरावली है ये निकल के आता है, यानी कि ये एंशिएंट माउंटेन भी है। इट्स ऑल्सो रेसिडियल माउंटेन। यानी कि अब ये एंशिएंट और रेसिडियल कैसे हो गया मैं आपको बताता हूं। एंशिएंट तो ऐसे हो गया कि जब आप इसके फॉर्मेशन पर आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई अर्थ का जो सबसे पुराना एरा था, दैट मीन्स आर्कियन एरा, इसमें ये फॉर्म हुआ था और आज तक ये प्रेजेंट है। एक टाइम पर ना ये हिमालय से भी बहुत ज्यादा ऊंचा हुआ करता था, यानी कि फॉर्म ड्यूरिंग द आर्कियन एरा थ्रू फोल्डिंग वंस नरिश्ड ग्लेशियर्स विद समिट लाइकली एक्सीडिंग द मॉडर्न हिमालय। जैसे आज हिमालय आपको प्रेजेंट दिखाई देता है और जितनी इंपॉर्टेंस हम हिमालय की देखते हैं, जितने ग्लेशियर्स के बारे में हम हिमालय में पढ़ते हैं, एक टाइम पर अरावली की भी सेम इंपॉर्टेंस थी। अरावली को भी, यानी आप मॉडर्न हिमालय के स्ट्रक्चर से जो ओल्ड अरावली है इसका स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। मालूम चलेगा आपको कि करंट स्टेट में यदि हम बात करें, जैसे कि सेवरली वेदर्ड इनटू रेलिक्ट माउंटेन आ कंटिन्यूअस रेस साउथ ऑफ अजमेर ब्रेकिंग इनटू अ चेन ऑफ डिसकंटिन्यूअस रेजेस टुवर्ड्स ये दिल्ली। यानी कि डिसकंटिन्यूअस रेजेस क्यों कहा है? क्योंकि देखोगे पालमपुर से लेकर ये जो हरियाणा तक का एरिया है यहाँ पर, सॉरी राजस्थान तक का एरिया है, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है। इसके बाद ये थोड़ा सा डिटैच होता है और फिर ये दिल्ली के पास पहुंचता है। इवन कई बार ये देखा जाता है कि भाई अरावली के पास तक इसका आपको जो असर है ये देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वाई अपर गंगा प्लेन को थोड़ा सा हिली एरिया नाम दिया जाता है।
यदि एक्सटेंड की हम बात करें तो याद रखो runs approximately 800 kilometer potential subterranean branches extend to the Lakshadweep archipelago and southward into Karnataka। क्या बोलना चाहे इसमें, यानी कि ये जियोलॉजिकल एक्सटेंड की बात हो रही है कि भाई जितनी इंपॉर्टेंस इसकी है उतनी ही इंपॉर्टेंस अदर जो माउंटेन्स हैं उसके बारे में यहां पर बताया है। खैर यदि अरावली माउंटेन के बारे में मैं बात करूं तो याद रखना कि इसको लेकर एक करंट इश्यू चल रहा है। यदि अरावली माउंटेन पर पाई जाने वाली रॉक्स की मैं बात करता हूं तो याद रखो कि इसमें पाई जाने वाली जो रॉक है यह है आर्कियन नीस्ट और साथ में जो शिस्ट, इस टाइप की जो रॉक्स हैं ये यहां पर प्रेजेंट दिखाई देती है। दिस रॉक इज मेनली फेमस फॉर किसके लिए, जो मेटलिक मिनरल है इसकी प्रेजेंस के लिए, यानी कि यहां पर मेटलिक मिनरल से रिच ये रॉक्स हैं। अब जरा देखना, मेटलिक मिनरल से रिच रॉक है तो इसका क्या अभिप्राय है। इसका मतलब है एक तो मेटलिक मिनरल और साथ में जो सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है, यह आपको बहुत ज्यादा यहां पर देखने के लिए मिलेगा। होता यह है कि यही कारण है कि जो अरावली है यहां पर इल्लीगल एक्टिविटीज का हॉटस्पॉट बन के तैयार हुआ है। अब ये जो इल्लीगल एक्टिविटीज है, ये इल्लीगल एक्टिविटी होती क्या है, ठीक है। यदि हम ये बोल रहे हैं कि इल्लीगल माइनिंग हो रही है तो भाई इल्लीगल माइनिंग की कोई डेफिनेशन होगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इल्लीगल माइनिंग। इल्लीगल माइनिंग की डेफिनेशन ये होती है कि ये आप देखोगे मल्टीपल एरिया है यदि किसी सेक्शन में या फिर किसी भी स्टेट में या फिर ऑल ओवर इंडिया में, वहां का एक स्पेसिफिक क्षेत्र है जहां पर माइनिंग की परमिशन गवर्नमेंट देती है। यदि मान लीजिए गवर्नमेंट या कोर्ट की परमिशन के बिना वहां पर छुपकर माइनिंग की जा रही है तो इसको नाम दिया जाता है इल्लीगल माइनिंग का। दैट मीन्स इंडिया के मल्टीपल स्टेट हैं जहां पर इल्लीगल माइनिंग होती है। वाई, क्योंकि या तो यहां पर कोई मेटलिक मिनरल फाउंड होता है या फिर यहां पर कोई प्रॉस्पेरियस जो मिनरल है ये फाउंड होता है और इसकी प्राप्ति के लिए यहां पर इल्लीगल माइनिंग की जाती है, क्योंकि सरकार एक टाइम में, गवर्नमेंट एक टाइम में कुछ ही टेंडर जारी करती है माइनिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि वो पूरी जगह इकट्ठा माइनिंग करने लगे। तो इसको पकड़ा क्यों नहीं जाता, तो हमारे यहां एक्सट्रीम लेवल का करप्शन है। दैट इज वाई इसको पकड़ना थोड़ा सा, इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा टफ होता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली में यहां जो अरावली वाला एरिया है वहां पर पाई जाने वाली जो रॉक है इनको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक में काउंट किया जाता है। और ये जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक है एक्चुअली में इसमें वर्ल्ड का सबसे सॉलिड मेटलिक मिनरल आपको दिखाई देता है और साथ में यहां पर जो जवारा की खान या फिर जवारा माइंस वगैरह देखने के लिए मिलेंगी। यहां पर सिल्वर का प्रोडक्शन भी होता है। दैट इज वाई इल्लीगल माइनिंग यहां पर होती है। बट शॉकिंगली ये जो इल्लीगल माइनिंग है ये मेटलिक मिनरल की नहीं होती, बिकॉज कि मेटलिक मिनरल की माइनिंग करना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। यहां पर जो इल्लीगल माइनिंग हुई वो हुई किसकी, सैंड स्टोन लाइम स्टोन की, यानी कि लोगों ने यहां से सैंड स्टोन और लाइम स्टोन निकालना चालू किया। इसके कारण हुआ ये कि भाई जितनी भी पीक्स थी उनमें से 98% जो पीक्स हैं इनकी हाइट कम हो गई। अब हाइट कम हुई तो इनकी जो एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस थी ये धीरे धीरे घट गई और अरावली जो कि पहले एनवायरमेंट को कंट्रोल करने का काम करता था, बैलेंस करने का काम करता था, अब ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। पूरा मामला, यानी एनवायरमेंटलिस्ट आते हैं, ठीक है, यहाँ पर एनजीओस आते हैं और बोलते हैं कि भाई ये जो अरावली में हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आगामी भविष्य में और भी ज्यादा डिजास्टरेबल जो कंडीशंस हैं ये फॉर्म हो सकती हैं। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देता है कि भाई वो सभी पीक्स जिनकी भी हाइट 100 मीटर से कम है उनको पीक की कैटेगरी में हम डालेंगे ही नहीं, यानी कि वो पीक्स जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा है वहां पर आप माइनिंग कर सकते हैं। वो पीक्स जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है वहां पर माइनिंग नहीं की जाए। वहां पर, सॉरी मैं गलत बोल दिया, वे पीक्स अरावली के वे पीक्स जो कि 100 मीटर से अबव हैं वहां पर आप माइनिंग नहीं करेंगे और 100 मीटर से कम पीक्स पर आप माइनिंग कर सकते हैं। शॉकिंगली अरावली की 98% पीक्स की जो हाइट है ये 100 मीटर से कम हो गई है। अब ऐसे में हुआ ये कि भाई ये संदेह उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली तो ये डिसीजन दे दिया ना कि भाई 98% पीक को हम पीक मानेंगे ही नहीं। पूरा मामला उठता है, राजस्थान में प्रोटेस्ट होते हैं, दिल्ली हरियाणा में प्रोटेस्ट होते हैं और मल्टीपल स्टेट में आपको प्रोटेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। कई एनजीओ सामने आते हैं, कई एनवायरमेंटलिस्ट सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना जो डिसीजन है ये रोकता है, यानी कि इसको पेंडिंग करता है और बोलता है कि भाई इस पर हम एक बार पुनर्विचार करेंगे। और दैट इज वाई जो अरावली माउंटेन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी सेगमेंट, क्योंकि अरावली माउंटेन अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है।
बात समझ में आई। एक तो रेसिडुअल माउंटेन है, इलीगल माइनिंग हो रही है, पीक्स की हाइट को लेकर यहां पर संदेह बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आए हैं जिनको लेकर मल्टीपल प्रोटेस्ट हुए हैं, तो इनको लेकर बात समझे। ये अरावली माउंटेन पूरा पूरा करंट अफेयर का पार्ट है, दैट इज वाई इसके बारे में आपको एक्सपेशली पढ़ना है। आफ्टर दैट याद रखो कि यहां पर अरावली माउंटेन के बारे में ये बताया गया है, यानी कि सीवियर वेदरिंग हैज रिड्यूस्ड द अरावली पीक्स विद द हाईएस्ट एलिवेशन कंसंट्रेटेड एट द साउथवर्ड एक्सट्रीमिटी। बात समझी। जैसे कि लाइक यहां पर अभी मैंने बताया कि भाई इसकी जो हाईएस्ट पीक है ये माउंट आबू पर आती है, गुरु शिखर है, ये 1722 मीटर इसकी हाइट है। हाँ, एक रिवर वैली आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी जो कि पूरे अरावली माउंटेन को क्रॉस करती है बाय द नेम ऑफ, इसको कहा जाता है बनास रिवर। दो बनास रिवर हैं हमारे यहां, याद रखो कि एक बनास रिवर जो कि एक्चुअली में कच्छ ऑफ रण में अपना जो माउथ है ये फॉर्म करती है, कच्छ ऑफ रण में। सेकेंड बात ये आती है कि एक और बनास रिवर है जो कि अरावली माउंटेन को पार करती है और इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। तो दोनों के बारे में आप याद रखना, ठीक है। साथ में याद रखो कि कुछ यहां पर मूवमेंट की बात की गई है, जैसे 400 से 600 मीटर इसकी हाइट अभी बची हुई है। मूवमेंट थ्रू द रेंज इन फैसिलिटेटेड बाय रूट्स एंड रेलवेज नेविगेटिंग द पीपली घाट, ठीक है। यहां पर आपको पीपली घाट मिलेगा, डिवेर एंड दसूरी पासेस, यानी कि ये यहाँ के जो पीपली घाट है ये यहाँ का मेन पास है, जो देवेर और साथ में दसूरी पास है ये भी यहाँ के इंपॉर्टेंट पासेस में काउंट किए जाते हैं जिसके द्वारा आप अरावली को पार करते हैं। यानी कि आप ऐसा मान लो कि भाई ये इसकी हाईएस्ट पीक है 1722 मीटर। बाकी देखो यदि आप यहाँ पर इस 3D मैप के अकॉर्डिंगली देखोगे तो जैसे जैसे आप दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे हो तो इलीगल माइनिंग के कारण दिल्ली के आसपास के एरिया में इसकी जो हाइट है ये बहुत ज्यादा कम हो गई है। राजस्थान में भी कम दिखाई देती है, ठीक है, राजस्थान में भी उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये डायग्राम एक प्रकार से बताता है कि भाई किस प्रकार से जो अरावली माउंटेन की हाइट है ये कंटिन्यूसली कम हो रही है। अब इसके बाद हम आते हैं सतपुड़ा और साथ में जो विंध्यन माउंटेन है इसके बारे में। अच्छा, यहां पर जरा देखना कि क्या बताया गया है। बोल रहा है द विंध्यन एस्कारपमेंट एक्ट एज द प्राइमरी वाटरशेड डिवाइडिंग नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। दैट मींस ये जो विंध्यन माउंटेन रेंज है ये एक प्रकार के वाटर डिवाइडर का काम करता है। किसमें? तो पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम और साथ में जो गंगा रिवर सिस्टम है इनके बीच में। बिकॉज कि यदि आप इसके नॉर्थ में देखोगे तो आपको चंबल दिखाई देगी, चंबल के अलावा सिंध, बेतवा, केन रिवर्स देखने के लिए मिलेंगी, टोंस है, सोन है। ये यदि आप विंध्यन रेंज की बात करोगे तो विंध्यन रेंज का जो एलिवेशन है या फिर जो विस्तार है, याद रखो कि ये गुजरात महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है और ये बिहार में सासाराम तक जाता है। बात समझी। यानी कि यदि आप एक्सटेंशन की बात करेंगे, द रेंज कंटिन्यूअस ईस्टवर्ड एज द भांडेर और कैमूर हिल्स। आपने कैमूर और भांडेर हिल्स का जो नाम है ये देखो, बिहार का सासाराम एरिया है वहां तक ये जाएगा और यहां पर इसको नाम दिया जाता है कैमूर और भांडेर रेंज। कैमूर और भांडेर रेंज का जो लोकेशन है ये बेसिकली बिहार में है और बेसिकली जो बिहार है इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन। और जब ये नॉर्थ इंडियन प्लेन का पार्ट है तो आप इसको एक वाटर डिवाइडर की संज्ञा दे रहे हैं। एक जगह है जोबट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो याद रखिएगा। जियोलॉजी की यदि हम बात करें तो कंपोज ऑफ हॉरिजॉन्टली, ठीक है, बेडेड सेडिमेंट्री रॉक ऑफ एंशिएंट एज, जनरल एलिवेशन स्टेज बिटवीन 300 टू 650 मीटर्स। हाइड्रोलॉजी की बात करोगे, एक्ट एज द ग्रेट वाटरशेड द चंबल, बेतवा एंड केन रिवर्स ओरिजिनेट विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द नर्मदा फ्लोइंग नॉर्थ टू फीड द गंगा सिस्टम। क्या बताना चाह रहे हैं कि नॉर्थ में जो रिवर्स यहां से फ्लो हो रही है वो एक्चुअली में गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली गंगा में मर्ज हो रही है? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। दैट मींस कि यहां से ओरिजिनेट हो रही है, यमुना की ये ट्रिब्यूटरी है, यमुना के थ्रू अपना जो पानी है ये गंगा में मर्ज कर रही है। खैर ये बात तो आपको पता होगी। सो याद रखिएगा कि बेसिकली ये जो विंध्यन माउंटेन है, विंध्यन माउंटेन भी एक प्रकार के रेसिडुअल माउंटेन में काउंट किया जाता है और इट इज ऑल्सो अ ब्लॉक माउंटेन। सतपुड़ा की यदि आप बात करोगे तो याद रखो सतपुड़ा रेंज ये कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से स्टार्ट होते हुए तक ये छत्तीसगढ़ तक जाती है। यदि इसके नॉर्थ में आप देखेंगे तो आपको नर्मदा रिवर वैली, और यदि आप साउथ में देखोगे तो आपको साउथ में तापी रिवर वैली देखने के लिए मिलेगी। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ऑल्सो नोन एज ग्रेवन इनको नाम दिया जाता है।
तो ग्रेवन याद रखिएगा, ग्रेवन इज नथिंग बट, इंडिया में इसकी जो लोकेशन है वो कहां पर है, तो नर्मदा और तापी वाले एरिया में आप इसको नाम दे सकते हैं। एक्चुअली में ये जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा का मतलब होता है 7 हिल्स वाला एरिया, यानी कि जहां पर आपको 7 हिल्स देखने के लिए मिले। बट ये 7 की 7 हिल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से याद रखिएगा कि कुछ हिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि लाइक एक तो आ जाती है हमारी कौन सी, जस्ट अ सेकेंड, मैं कई बार ना फ्लो में भूल जाता हूं। बिल्कुल सिंपल सी बात मैं भूल जाता हूं कई बार। ठीक है, 3 हिल के नाम बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ये, यानी कि कई बार हो जाता है भाई। तो ये 3 हिल के नाम हैं जो कि यहां पर लिखे हुए हैं, अभी मैं इनके बारे में नोट डाउन कर दूंगा। तो ये 3 हिल आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, जिनमें से एक तो आ रही है ये लास्ट में मैकल, ठीक, मैकल। ये है हमारी महादेव हिल, याद आया कुछ, मैकल महादेव, एंड इसका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, खैर आगे आते हैं। तो याद रखना कि जब आप इस पूरी सतपुड़ा रेंज को देखोगे तो सतपुड़ा रेंज में आपको मल्टीपल हिल या फिर मल्टीपल रेंजेस देखने के लिए मिलेंगी। बेसिकली 7 हिल वाला जो एरिया था, इसको मिलाकर क्या नाम दिया गया था, सतपुड़ा रेंज। यदि आप देखें तो यहां पर अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है, अलग अलग आपको इनकी इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलेगी। जैसे यहां पर जो अननेम्ड मैंने बताई है, ये एक्चुअली में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है ये फॉर्म करती है। जो आप यहां महादेव और इसके बीच में देखेंगे तो यहां पर एक पास आपको देखने के लिए मिलेगा बाय द नेम ऑफ बुरहानपुर पास। और बुरहानपुर पास के बारे में मैंने आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन में भी बताया था। जब आप और आगे आते हैं, अच्छा, महादेव हिल की जब आप बात करोगे तो महादेव हिल पर इसके हाईएस्ट पीक देखने के लिए मिलती है बाय द नेम ऑफ, इसे नाम दिया जाता है धूपगढ़ हिल। क्या नाम दिया जाता है, धूपगढ़ हिल। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, चलिए, ठीक, तो इसको नाम दिया जाता है धूपगढ़। और ये धूपगढ़ जिस लोकेशन पर आती है, याद रखना, यह है पचमढ़ी। और यदि आप पचमढ़ी को देखेंगे तो पचमढ़ी की लोकेशन है बेसिकली एमपी स्टेट में, और एमपी स्टेट में यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी। और कोई भी यदि बायोस्फीयर रिजर्व होता है तो इसके अंतर्गत बहुत सारे नेशनल पार्क और साथ में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये लोकेट होती हैं। यहां पर भी जो नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये लोकेट हैं। जैसे कि लाइक यहां पर एक आता है जिसको नाम दिया जाता है सतपुड़ा नेशनल पार्क, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एज नोन एज, अच्छा, एज वेल एज यहां पर आपको दिखाई देगा बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बात समझिए, सो बोरी एंड पचमढ़ी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सतपुड़ा इज अ नेशनल पार्क। आप जाना और एटलस में इसको मार्क करिएगा तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। यदि आप धूपगढ़ की हाइट की बात करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1350 मीटर के नियरली आपको देखने के लिए मिलती है। साथ में यदि आप और इसके बारे में डिस्कस करो तो ये जो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सागवान, क्या, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सागवान ट्रीज के लिए जाना जाता है। मैं जान रहा हूं ये बात कि ना बेसिकली या तो आप मेरी क्लास पंजाब में या हरियाणा में या चंडीगढ़ में या फिर दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बैठकर देख रहे होंगे जनरली, क्योंकि मेरा जो एल्गोरिथम है ये यहीं पर वर्क कर रहा है। तो आपके लिए जो सागवान है ये थोड़ा सा नया वर्ड हो सकता है, बट आपने देवदार का नाम जरूर सुना होगा। और यदि आपने देवदार का नाम सुना है तो बस जैसे नॉर्थ इंडिया में देवदार है, नॉर्थ इंडिया दैट मीन्स हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, यहां पर जैसे देवदार की इंपॉर्टेंस है ना, सेम एज मिडिल इंडिया में यदि आप जाओगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां पर सागवान की इंपॉर्टेंस है।
तो वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट सागवान ट्रीज आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। दैट मींस जैसे फर्नीचर बनाने के लिए, घर में आप लकड़ी लगाने के लिए इन लकड़ियों का यूज करते हैं ना कि भाई ये लकड़ियों में दीमक नहीं लगती है, जल्दी खराब नहीं होती है, तमाम प्रकार की चीजें, वैसे ही मिडिल इंडिया में सागवान का यूज किया जाता है। यानी कि सागवान इज इक्वल टू देवदार आप कर सकते हैं। तो याद रखो कि बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सागवान ट्रीज देखने के लिए मिलेंगी। ये एक प्रकार की फर्नीचर बनाने वाली जो लकड़ी है ये होती है। इमारतों में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं उसमें इसी लकड़ी का यूज किया जाता है। साथ में याद रखना कि जो मैकल रेंज है, मैकल रेंज की जो हाईएस्ट पीक, मैं अब आपको समझाता हूं कि एक्चुअली में पूरे सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक क्या है, धूपगढ़। लोकेट कहां है, पचमढ़ी है। पचमढ़ी कहां आता है, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बाय द नेम ऑफ होशंगाबाद। इसी के पास पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत एक नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क है सतपुड़ा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पचमढ़ी और बोरी आते हैं, और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सागवान ट्रीज आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैकल रेंज की यदि आप बात करोगे तो ओनली मैकल रेंज की जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक। और अमरकंटक के बारे में याद रखो कि इसी को छत्तीसगढ़ में नाम दिया जाता है अचानक मार। बात समझे। और ये एक प्रकार का वाटर डिवाइडर है, और इसको वाटर डिवाइडर क्यों नाम दिया जाता है बच्चों, बिकॉज कि एक ऐसा एरिया जहां से अलग अलग डायरेक्शन में जो रिवर्स है इनका ओरिजिन होता है, इसको नाम दिया जाता है वाटर डिवाइडर। सो जब आप अमरकंटक को देखोगे तो यहां से एक तो ओरिजिनेट हो रही है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा का ओरिजिन हो रहा है, एज वेल एज एक्चुअली में यदि आप देखें तो एक और ओरिजिनेट हो रही है बाय द नेम ऑफ जोहिला, और एक ओरिजिनेट हो रही है यहीं से सोन। सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जोहिला जो कि अरेबियन सी में जाती है, एंड नर्मदा जो कि जोहिला जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती है, और नर्मदा जो कि अरेबियन सी का जो पोर्शन है, दैट मींस जो गल्फ ऑफ खंबत वाला रीजन है, वहां पर अपना माउथ फॉर्म करती है। बात समझे। सो अब लिखिएगा, अब देखना है यहां पर लिखा हुआ है कि भाई द सतपुड़ास लिटरली ट्रांसलेटिंग टू 7 माउंटेन्स स्ट्रेच फॉर 900 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। Unlike simple fold, parts of these mountains were structurally जो upheaved, forming a massive block mountain system perfectly parallel to the rivers that flank it। अच्छा हाँ, एक जो मैंने यहां पर बताया था ना कि एक हिल का नाम याद नहीं आ रहा, उसका नाम याद कर लेना, राजपीपला है। ठीक है, कई बार नहीं आता है ये याद। तो राजपीपला, महादेव एंड मैकल रेंज ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। आफ्टर ऑल अब आगे आओ, देखिएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की। देखो यार, यदि वेस्टर्न घाट की मैं बात करूं ना तो याद रखना कि वेस्टर्न घाट बेसिकली स्टार्ट कहां से होता है, तो गुजरात महाराष्ट्र के पास यदि आप देखोगे तो जो तापी रिवर माउथ है या फिर तापी माउथ है, वहां से ये स्टार्ट होता है। वहां से स्टार्ट होते हुए ये साउथ में जाता है, और साउथ में ये कहां तक जाएगा, तो बेसिकली हमारा जो कन्याकुमारी वाला एरिया है, कन्याकुमारी का केप केमोरिन सेक्शन तक ही आपको जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आई। अब होता यह है कि भाई इसके बीच में ना ये पूरा पूरा वेस्टर्न घाट माउंटेन लोकेट है। ये जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है इसके बारे में याद रखो, इट्स अ कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज? इसका मतलब ये होता है कि भाई ये बीच बीच में से कटी फटी नहीं है, ठीक है, बीच में से ये कहीं से सेपरेट नहीं है, ये पूरी पूरी कंटिन्यू है। लगभग 1600 किलोमीटर इसका स्ट्रेच है। 1600 किलोमीटर मतलब कि कितना, मैं आपको शॉकिंगली बताऊं कि हिमालय को आप जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो ना, लाइक ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज, इसमें शिवालिक से ज्यादा हाइटेड है कौन? हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन। और लगभग शिवालिक जितना एक्सटेंड है कौन? हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन। सो याद रखिएगा, स्ट्रेच 1600 किलोमीटर फ्रॉम दी तापी वैली 21 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड, कई बार ये एक्सटेंशन भी पूछ लेता है, टू कन्याकुमारी 11 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड लाइन, फॉर्मिंग द वेस्टर्न एज ऑफ द दक्कन टेबल लैंड। बात समझे। यानी कि यदि आप ऐसा समझ लो कि भाई यह है हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन, तो वेस्टर्न घाट माउंटेन का यदि आप ईस्टवर्ड स्लोप देखोगे तो ये बहुत जेंटल स्लोप है, बहुत जेंटल स्लोप। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो लावा रॉक थी या फिर जो वॉल्केनिक लावा था, ये पूरा पूरा एंटर किया और इस दक्कन प्लेट्यू में ये पूरा पूरा फैला है। दक्कन प्लेट्यू में फैलने के कारण एक्चुअली में यहां पर एक टेबल लैंड का फॉर्मेशन हो गया, और इसका जो स्लोप है ये थोड़ा सा जेंटल आपको देखने के लिए मिला। बट
यदि आप इसी का अरेबियन सी के पास वाला एरिया देखो, दैट मींस कि यदि आप इसका वेस्टवर्ड स्लोप देखोगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा बेसाल्टिक लावा प्लॉज, और इसके कारण इसका जो वेस्टवर्ड स्लोप है ये जेंटल नहीं है, बहुत ज्यादा स्टीपी स्लोप आपको देखने के लिए मिलेगा। सो याद रखना इसके तीन पार्ट बनाए गए हैं कि एक तो वेस्टवर्ड स्लोप है जो कि बहुत ज्यादा स्टीपी है, ईस्टवर्ड स्लोप है जो कि बहुत ज्यादा जेंटल है, अपर एरिया की यदि आप बात करोगे तो यहां पर लैंडिंग स्टेयर्स एस्पेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर इसकी जो हाइट है यह आपको देखने के लिए मिलती है। विजुअल इल्यूजन को जब आप देखोगे तो वायर अपेयरिंग एज अ शीर माउंटेन वॉल फ्रॉम द अरेबियन सी, इसके बारे में अभी जो बात मैंने बताई। द जेंटल ईस्टर्न फ्लैंक मींस दे हार्डली अपेयर एज माउंटेन्स, ठीक है, ये माउंटेन के जैसा बहुत रेयर कंडीशन में लगता है। व्हेन व्यूड फ्रॉम द इनलैंड डेक्कन प्लेट्यू, यहां से खड़े होगे इसको देखोगे तो ये माउंटेन नहीं लगेगा, बट यहां से खड़े होकर अरेबियन सी के पास खड़े होकर इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या ही माउंटेन है। गेटिंग माय पॉइंट? तो याद रखिएगा कि ये जो हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन है इसको हम अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम देते हैं, दैट मीन्स अलग अलग स्टेट में इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहां पर लिखा हुआ है द जियोलॉजी एलिवेशन एंड लैंडस्केप ऑफ द सह्याद्री शिफ्ट ड्रामेटिकली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ना एनसीईआरटी में, अभी मेरे को नहीं पता पर पहले एनसीईआरटी को जब आप देखते थे, अभी चेंज हो गई है, तो वहां पर एक वर्ड लिखा होता था कि भाई वेस्टर्न घाट माउंटेन ऑल्सो नोन एज सह्याद्री। आफ्टर दैट फिर इस सह्याद्री को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, मैंने वही किया है। स्टेट पीसीएस में अभी भी ये मान्य है, यूपीएससी में ये मान्य नहीं होगा। यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में यदि मैं ये बोल रहा हूं कि भाई इट्स अ वेस्टर्न घाट माउंटेन, यदि मैंने ऐसा बोला है कि भाई ये है हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन और ये लोकेट है बेसिकली गुजरात में, यहां पर नीचे आओगे तो यहां पर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा क्या हमारा गोवा वाला सेक्शन, यहां पर आता है गोवा, एंड देन आता है यहां पर कर्नाटका वाला एरिया, एंड कर्नाटका के बाद आप देखोगे कि नीचे केरला वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि यदि आप यहां पर देखें तो महाराष्ट्र तक का जो एरिया है यहां पर इस वेस्टर्न घाट माउंटेन को नाम दिया जाएगा सह्याद्री का। क्या नाम दिया जाएगा? सह्याद्री का। इसके बाद वाला जो एरिया है यहां पर नाम दिया जाएगा बाबा बूदन हिल का, दैट इज बाबा बूदन हिल। और इसके बाद वाला जो एरिया है यहां पर फिर आप अलग अलग नाम देखो, जैसे कि अन्ना मलाई नाम दिया जाएगा, अन्ना मलाई, इसके बाद पालनी हिल, एंड देन इसके बाद जो इलायची या फिर कार्डमम जो हिल है इसका नाम दिया जाएगा। कहने का मतलब समझिएगा कि एक्चुअली में ना इसको अलग अलग एरिया में हम अलग अलग नाम देते हैं, आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं ये मानकर चल रहा हूं। बट यहां पर मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है तो ये है नदन सेक्शन जो कि तापी से नॉर्थ टू गोवा तक फैला हुआ है, मिडिल सह्याद्री वाला एरिया जो कि 16 डिग्री नदन लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है और नीलगिरी तक ही जाता है, फिर आता है सदर्न जंक्शन वाला एरिया जिसको नीलगिरी हिल का नाम दिया जाता है। ये तीन सेक्शन में हम इसको समझने वाले हैं। समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में सबसे पहले किसकी बात हो रही है, जो नदन सह्याद्री है, दैट मीन्स कि यदि आप यहां पर देखोगे तो महाराष्ट्र वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा, महाराष्ट्र और गोवा, यानी कि जहां पर तापी रिवर अपना माउथ फॉर्म करती है और वहां से पूरा पूरा महाराष्ट्र आप इसमें कवर कर लो। ठीक है, यदि आप इस एरिया की बात करोगे तो यहां पर जियोलॉजी कैसी है तो हॉरिजॉन्टल शीट्स हैं यहां पर दक्कन लावास की, और इनको नाम दिया जाता है दक्कन ट्रैप। एलिवेशन अप्रोक्सीमेटली इसका 1200 मीटर देखने के लिए मिलेगा, और दैट इज वाई यहां इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है यानी कि महाराष्ट्र की जो हाईएस्ट पीक है 1646 मीटर 1646 मीटर, ये आपको यहीं पर लोकेट मिलती है। ठीक है, यहीं पर आता है महाबलेश्वर जो कि मल्टीपल रिवर्स का जो ओरिजिन पॉइंट है ये है, और यहां पर आपको दो पास देखने के लिए मिलेंगे बाय द नेम ऑफ थाल घाट एंड भोर घाट। इसके अलावा और भी कई पासेस हैं, बट याद रखिएगा थाल घाट और भोर घाट बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि इनका यूज किया जाता है मुंबई टू नासिक एंड मुंबई टू पुणे जाने के लिए। सो दिस पासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉसिंग बिटवीन पूरा ये जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है ये। सो यहां पर याद रखिएगा हाईएस्ट पीक की यदि आप बात करोगे तो पूरे वेस्टर्न घाट माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है ये अनाईमुदी आती है। अनाईमुदी, इसकी हाइट कितनी है? लगभग 2695 मीटर। ये कहां पर है? ये साउथ इंडिया में है। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक इन
ऑल ऑफ सदर्न इंडिया फीचरिंग या रग्ड इंट्रिकेट स्लोप सिस्टम आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। ये कहां पर आता है? ये साउथ वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। खैर, इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये है नर्दर्न सह्याद्री, ये है मिडिल सह्याद्री वाला रीजन। यदि आप देखोगे तो ये ग्रेनाइट और साथ में जो नीस रॉक है, इनसे पूरा पूरा कवर एरिया है। यहां पर कोई ऐसी खास टोपोग्राफी आपको देखने के लिए नहीं मिलती, बट वेस्टर्न स्क्रैप में के तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं। यहां की जो इंपॉर्टेंट पीक है, इसमें आती है वोवलमाला। ये इसकी जो हाइट है ये 2339 मीटर है, एक बार पूछी गई है। और कुद्रेमुख, ये कुद्रेमुख मेनली आयरन ओर की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और यहां पर से जो आयरन ओर निकाला जाता है, एक्चुअली में इंडो जापान रिलेशन आप यहां से पढ़ते हो। और पुष्पागिरी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आफ्टर दैट जो सदर्न जंक्शन आता है, जिसमें नीलगिरी ट्राइसेक्टर को यहां पर शामिल किया जाता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। एब्रप्ट ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु राइजिंग ऑफ 200 मीटर। यहां पर जो की पीक्स हैं, इसमें एक आती है डूडा बेटा, जिसकी जो हाइट है ये 2636 देखने के लिए मिलेगी मीटर में। और एक आती है मकुर्ती 2554 मीटर। इसके नीचे से याद रखिएगा कि अगला जो ट्राई सेक्टर है या फिर जो ट्राई जंक्शन है, ये चालू होता है। और इसमें किस किस को शामिल किया जाता है? तो बेसिकली एक आती है इसमें पालनी हिल, सॉरी, इसमें एक आती है अन्नामलाई, जस्ट अ सेकेंड, एक आती है अन्नामलाई जो कि नॉर्थ में है, पालनी हिल जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और कार्डमम हिल जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी साउथ में। दैट मीन्स इसको ऐसा समझ लो कि ये वाला जो एरिया है, दिस इज अन्नामलाई, यहां पर जो आता है ये है पालनी, और यहां पर जो आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज कॉल्ड इलायची या फिर कार्डमम हिल। इलायची को ही जो मलयालम लैंग्वेज है उसमें कार्डमम कहा जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी की यदि आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि द रिफ्ट वैली कनेक्ट्स द प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु विद द कोस्टल प्लेन ऑफ केरला, यानी कि केरल और साथ में तमिलनाडु को कनेक्ट करने का ये काम करती है। वाया रोड एंड रेल नेटवर्क एंड चैनल्स मॉइस्ट साउथ वेस्ट मॉनसून क्लाउड्स इनलैंड, यानी कि यही वो एरिया है जहां से साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर करता है और तमिलनाडु में ये रेनफॉल कराता है। अदरवाइज तमिलनाडु वाले सेक्शन को हम वृष्टि छाया प्रदेश या फिर रेन शेडो जोन में काउंट करते हैं। बात समझिए, नहीं किया जाता है। उसका यही एक मेन रीजन है कि पाल घाट रीजन जो है या फिर पाल घाट जो गैप है, यहां से हमारा जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ये एंटर कर जाता है। आफ्टर दैट लैकिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो ईस्टर्न घाट माउंटेन है उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। इन सिंपल वर्ड्स यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया है कि भाई जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, क्या बोला मैंने, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया का जो स्लोप है ये एक्चुअली में कैसा है? ये एक्चुअली में आप देखेंगे तो वह ईस्ट वर्ड है, दैट मींस बे ऑफ बंगाल की ओर है। और बे ऑफ बंगाल की ओर होने के कारण एक्चुअली में मल्टीपल रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट से, और ये अपना माउथ फॉर्म करती हैं ऑन दी बे ऑफ बंगाल की साइड, जैसे कि स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, दाया, ऋषिकुल्या, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी, वेंगई। इसमें से गोदावरी देखो, कृष्णा देखो, पेन्नेरू, वेंगई, कावेरी, ये तमाम प्रकार की रिवर्स, दे ऑल आर ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट माउंटेन, बट माउथ फॉर्म कहां कर रही हैं? बे ऑफ बंगाल में। इसके कारण होता यह है कि इन्होंने ना इस ईस्टर्न घाट माउंटेन को बहुत ज्यादा इरोजनेट कर दिया है, और इरोजनेट होने के कारण एक्चुअली में आज प्रेजेंट टाइम में यदि आप देखें तो ये अलग अलग डिफरेंट हिल्स के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा, और दैट इज वाई इसको अलग अलग एरिया में हम अलग अलग नाम देते हैं। सो देखो, लैकिंग स्ट्रक्चर यूनिटी द ईस्टर्न घाट फ्रॉम अ डिसजॉइंटेड चेन डिसेक्टेड बाय मेजर रिवर्स। ठीक है, फिर ये लिखा हुआ है कि भाई इसको क्यों, किस प्रकार से जो रिवर्स हैं उन्होंने डिसेक्ट किया है या फिर किस प्रकार से इन्होंने काटा छाटा है। यदि आप यहीं पर आएंगे तो फिर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स के बारे में यहां पर मैंने बताया है कि सबसे पहले तो याद रखो कि एक आती है अलग अलग स्टेट में, डिफरेंट स्टेट्स में आपको देखने के लिए मिलेगी। इनमें से एक पीक आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाय द नेम ऑफ जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट माउंटेन। सो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी माडुगुला कोंडा रेंज। ये 1000 से 1400 मीटर, यानी सॉरी 11000 से 1400 मीटर के बीच में दिखाई देती है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है ये है जिंदागढ़ा। ये पूरे ईस्टर्न घाट माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। अरमा कोंडा 1680 मीटर इसकी हाइट देखने के लिए मिलेगी। साथ में मालिया हिल आती है। इसकी लोकेशन कहां पर है? जो आंध्र प्रदेश, सॉरी
सदर्न उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है यहां पर यह देखने के लिए मिलेगा। 900 से 1200 मीटर इसकी हाइट है। महेंद्रगिरी इसकी पीक है जो कि हाईएस्ट पीक मानी जाती है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसकी पीक है। साथ में साउथ में यदि आप जाओगे तो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में नल्लामलाई, साथ में बिलीगिरी रंगा और जावादी, ये रेंजेस देखने के लिए मिलेंगी। जावादी एंड शेवरॉय और साथ में कलरायन है ये देखने के लिए मिलती है। इनकी अप्रोक्सीमेटली हाइट रखी हुई है। यहीं पर आपको जावादी, शेवरॉय, शेषाचलम इज मेनली फेमस फॉर जो क्या रेड सैंडल होता है उसके लिए, आपने सुना होगा पुष्पा, ठीक है। तो वो रेड सैंडल के बारे में जो बताया गया है ये ईस्टर्न घाट माउंटेन में आपको देखने के लिए मिलेगा। सो ओनली द नदर्न सेगमेंट एग्जिबिट्स, ठीक है, पीक्स एक्सीडिंग 1600 मीटर एज द रेंजेस माइग्रेट साउथ पास द गोदावरी कृष्णा गैप, एल्टीट्यूड्स ड्रॉप सिग्निफिकेंटली इनटू डिस्टिंक्ट लोअर एलिवेशन प्लेट्यूज एंड आइसोलेट हिली फीचर्स। तो यहां पर अब मैंने कंपैरिजन कर दिया है कि यह है वेस्टर्न घाट माउंटेन और यह है ईस्टर्न घाट माउंटेन। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी होता है बिकॉज कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए दोनों के सिग्निफिकेंस में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि दोनों के सिग्निफिकेंस में क्या अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझे? जैसे स्ट्रक्चर कंटिन्यूटी की यदि आप बात करोगे, एवरेज एलिवेशन की बात करोगे, जियोलॉजिकल टोपोग्राफी की बात करेंगे और साथ में हाइड्रोलॉजिकल इंपैक्ट की बात करेंगे, तो ये तमाम प्रकार की चीजें। आफ्टर दैट ये इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है और यहां पर ये जो सेशन है ये खत्म है। जैसे कि यदि मान लो हम बात करें कि भाई ये जो ये जो पेनिनसुलर इंडिया है यहां पर हाइड्रोलॉजी और साथ में पावर के हिसाब से क्या क्या, तो वन लाइन फैक्ट के तौर पर आप इसको पढ़ लेना। ये खैर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यदि स्टेटमेंट के फॉर्म में जो क्वेश्चंस हैं ये आ गए तो ये आपसे बन सके, इसके लिए इसको पढ़ लीजिएगा। आफ्टर ऑल ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना इस टेलीग्राम हैंडल से, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखो कि यदि किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाणक्य आईएएस एकेडमी से आपको चाहिए हो या फिर चाणक्य आईएएस एकेडमी के किसी भी बैच से आपको ज्वाइन होना हो तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके 8264199959 ये दिया हुआ कांटेक्ट नंबर है। जब आप यहां कांटेक्ट करेंगे तो हमारी काउंसलिंग टीम आपको पूरा गाइडेंस देगी और ना केवल गाइडेंस देगी बल्कि आपकी जो सफलता है इसको भी एंश्योर करने का काम करेगी। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो और ये वीडियोस आपको वाकई में हेल्पफुल लग रहे हो और आपका रिवीजन हो रहा हो तो आप अपना रिस्पेक्टिव जो फीडबैक है ये दे सकते हैं और साथ ही साथ इनको ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ जो कि हमारा होगा इंडियन कोस्टल प्लेन। थैंक यू।